Okay, so today we discuss the coordination compound. Okay. Coordination compound. One second. Yes. Coordination compound. Okay. So what is coordination compound? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड देखेंगे क्या होता है। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड। ओके। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड? एक्चुअली क्या होता है, जब दो सिंपल सॉल्ट हों, टू सिंपल और स्टेबल सॉल्ट, उनको किसी पर्टिकुलर रेशियो के, उनके सॉल्यूशंस को किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन को हम लोग क्रिस्टलाइज कर देते हैं। ओके, तब हम लोग देखते हैं कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं और उन नए सब्सटेंस को हम लोग मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो हम लोग KCl ले लिए, KCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिए और MgCl2 ले लिए और उसके साथ 6 मोल्स ऑफ वाटर। इस सॉल्यूशन को जब मैं क्रिस्टलाइज करता हूँ, सो ऑन क्रिस्टलाइजेशन it gives a new compound KCl और MgCl.6H2। इस कंपाउंड का नाम होता है कार्नेलाइट। तो बेसिकली क्या होता है, दो सिंपल और स्टेबल कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, उनके मिक्सचर को किसी एक फिक्स रेशियो, दे शुड बी इन अ फिक्स रेशियो, जब हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं तो ऑन क्रिस्टलाइजेशन वी गेट न्यू सब्सटेंसेस which are known as molecular और addition compound। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेना एक बार। when solutions containing two or more simple stable compound, when solutions containing two or more simple stable compounds in molecular proportion, मतलब उस सॉल्यूशन में उन दोनों कंपाउंड्स के मोल्स का रेशियो फिक्स है, मतलब इट कैन नॉट बी एनी रैंडम रेशियो, राइट। इन मोलेकुलर प्रोपोर्शन are हाँ allowed to evaporate are allowed to evaporate, मतलब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की जा रही है। हम्म, comma crystals of new substance are obtained, crystals of new substance are obtained which are termed as molecular or addition compound, which are termed as molecular or addition compounds। जैसे KCl हुआ, MgCl हुआ और उसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होके कार्नेलाइट बना लेते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे आई हैव K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस डॉट प्लस 24H2O। सो हमको पता है इसके कॉम्बिनेशन से मुझे पोटास एलम मिल जाता है। वी गेट पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। दिस इज पोटास एलम, और इसको कॉमनली हम लोग एलम भी बोल देते हैं, राइट।
Similarly, I have FeSO4 plus NH4 whole twice SO4 dot 6H2O, giving you FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. This is nothing but Morse salt. Morse salt. ठीक है. Similarly, suppose I have 4 moles of KCl plus FeCN2. So इससे मुझे मिल जाता है K4 FeCN6. ठीक है. And suppose I have CuSO4 dot 4NH3, sorry, plus 4NH3, then we get CuSO4 dot 4NH3. So let us say I have AgCN plus KCN, giving you KCN dot AgCN. तो ये सारे के सारे क्या हैं? All of them are molecular और addition compound, correct? अब इन molecular और addition compound को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. They can be classified into two categories. ये एग्जांपल्स कॉपी कर लिए. हम्म. So what are two categories? First one is double salt or lattice compound. They can be classified into two categories. They are of two types. First one is double salt, or they are also known as lattice compounds. And next category is coordination compound or complex. Coordination compound or complex. So what is double salt? तो डबल सॉल्ट क्या होता है? देखो, अभी ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनको यदि मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूं, मतलब जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहते हैं, पर एक्वस सॉल्यूशन में डालने पे अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं एंड दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयंस. So those double salt, those molecular compound which are stable in the solid state, but in aqueous solution they get dissociated into all of the constituent ions and they show the property of all of the constituent ions. Got the point? जैसे ये वाला है KCl MgCl2 डॉट 6H2 है, कर्नेलाइट. अब इसको मैं सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे इसको पानी में डालता हूँ ये अपने सारे के सारे आयन में ब्रेक हो जाता है. K प्लस एक्वस दे देता है, Mg2 प्लस एक्वस दे देता है, प्लस 3Cl माइनस एक्वस दे देता है, एंड पानी भी सेपरेट हो जाता है. तो अभी क्या है, इसका एक्वस सॉल्यूशन में सारे आयंस की प्रॉपर्टी मिलेंगी आपको. तो इस तरीके के मोलेकुलर कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, जो कि सॉलिड स्टेट में स्टेबल है बट एक्वस सॉल्यूशन में जाके कंस्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. ना तो पॉइंट. तो डेफिनेशन लिख लेना एक बार. राइट डाउन द डेफिनेशन. द addition compounds which are stable in solid state only, but are broken down into individual constituents,
individual constituents when dissolved in water are called double salt. हाँ सर। फिर है ना, their solution have same properties as mixture of individual compounds. Their solution have same properties as mixture of individual compound. जो individual compound का mixture का property होता है वही इनके solution का भी property होता है. तो there is no difference actually. एक बार उनके aqueous solution बना दिए फिर कोई difference नहीं बचता है, सब अपने अपने ion में break हो जाते हैं, राइट. सिमिलरली K2SO4 जो मोहर सॉल्ट है वो भी इसी टाइप का कंपाउंड होता है. तो मैंने जो बिगिनिंग में तीन एग्जांपल लिखे थे ना वो इसी टाइप के हैं. दिस 3 एग्जांपल्स आर ऑफ सेम कैटेगरी, डबल सॉल्ट वाले, और ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं. अभी देखेंगे. जैसे एग्जांपल कॉपी कर लेना. नेक्स्ट इज K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस. तो ये भी आपका डबल सॉल्ट ही होता है, जब 24H2. तो इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. 2K प्लस एक्वस प्लस 2Al3 प्लस एक्वस प्लस 4SO4 2 माइनस एक्वस प्लस 24H2O liquid, right? Next category is coordination compound or complex. Coordination compound or complex. तो ये एग्जांपल याद रखना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको. मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना के दे देंगे, बोलेंगे डबल सॉल्ट है कि कॉम्प्लेक्स है. तो इसलिए जो एग्जांपल मैं आपको लिखाया हूँ उनको याद रखिएगा. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते ही हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर भी वो सारे के सारे आयन नहीं देते हैं. दे मे गिव सम ऑफ द आयंस, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस, बट दे विल नॉट गिव ऑल द कंस्टिट्यूएंट आयन. मीन दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द आयंस. हाँ तो पॉइंट. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मैंने जो लिया था KCN एंड देन दैट वन FeCN6 प्लस FeCN होल ट्वाइस. तो इससे मेरा ये कंपाउंड बना था KCN डॉट FeCN होल 6, तो सॉरी होल ट्वाइस. तो इसको बेसिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K4 FeCN होल 6. इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड. नाम होता है इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो यहाँ पे इसको एक्वस सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो ये पोटेशियम आयन तो दे देगा, बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये अंदर वाला पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा. सो दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन, ये डिसोसिएट नहीं होता है. तो बेसिकली क्या हुआ, ये पोटेशियम का प्रॉपर्टी तो शो कर देगा पोटेशियम आयन का, बट Fe2 प्लस और Cn माइनस का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. मीन्स इट लूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फेरस आयन एंड साइनाइड आयन. तो इस तरीके के मोलिकुलर कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एंड ये चैप्टर इसी टाइप के कंपाउंड के ऊपर है. मेरी बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। तो पहले एग्जांपल कॉपी करो फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं. हो गया सर. लिखना द एडिशन कंपाउंड्स इन व्हिच सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस or molecules lose their identity. The addition compounds in which some of the constituent ions or molecules lose their identity. Full stop.
हाँ, lose their identity when dissolved in water. When dissolved in water, they do not completely dissociate into individual ions. When dissolved in water, they do not completely dissociate into individual ions. ठीक है, तो जैसे मैंने जो दूसरा एग्जांपल लिया था कॉपर सल्फेट एंड अमोनिया वाला, वो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। हम्म ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, ये इन वन सेंस मेमोरी बेस है। आपको पता होना चाहिए ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। हाँ तो पॉइंट। हम्म हम्म तो CuSO4 एंड NH3 में भी सेम चीज होती है। CuSO4 प्लस 4NH3 को मिक्स करते हैं, ये भी एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनाता है। CuNH3 होल 4 एंड SO4। इसको भी आप डिसोसिएट करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन डिसोसिएट नहीं होता है, ये कंप्लीट कैटायन बनेगा प्लस सल्फेट। सिमिलरली KCN और AgCN वाला भी कॉम्प्लेक्स ही है। इट फॉर्म्स KAgCN होल ट्वाइस, बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है ये सिल्वर का। तो इसको भी यदि हम पानी में डालेंगे तो K प्लस और AgCN होल ट्वाइस में डिसोसिएट हो जाएगा। बात तो पॉइंट। हम्म ठीक है, ये जो स्क्वायर हाँ ब्रैकेट के अंदर वाला आयन होता है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, दिस इज नोन एज हम्म कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, हाँ सर। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली नाउ आवर फोकस विल बी ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। क्लासिफिकेशन देखते हैं अभी हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Okay, so there are so many classification on different basis. First basis is on the basis of ions, on the basis of ions। Okay, so on the basis of ions these complex are of four types। फर्स्ट होता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सिंपल कैटायन होता है, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। फॉर एग्जांपल जैसे ये है K4FeCN होल 6। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कैटायन है वो सिंपल है, राइट, और एनायन कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये है CuNH3 होल 4 एंड SO4। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स कैटायन है एंड सिंपल एनायन है, राइट। नेक्स्ट आपका ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव
cobalt, and then NH36, and then Cr C2O4 होल थ्राइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन भी है। फिर कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं। There are some complexes which are neutral molecule also. Okay, for example I have CuGly, ये सब Gly क्या है अभी देखेंगे आगे। और twice NiCO whole 4, NiDMG whole twice। What is DMG हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाले कॉम्प्लेक्स हो गए, राइट। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। Second is on the basis of stability of complex ion. On the basis of stability of complex ion. जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट होता है ना, वो कितना ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी से हमारा मतलब वो कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, राइट। तो उस बेसिस पे भी हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कि परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्लासिफिकेशन जस्ट टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होने के लिए है, अदरवाइज इनसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दीज आर काइंड ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट यू नीड टू नो, राइट। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो बिल्कुल भी अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में डिसोसिएट नहीं होता है, या और वी कैन से इट इज डिसोसिएटेड इनटू कॉम्प्लेक्स इन कंस्टिट्यूएंट आयन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। इतना कम एक्सटेंट में डिसोसिएट होता है कि वो उन आयंस का टेस्ट नहीं देने वाला। Got the point? So those coordination compound in which complex ion is feebly dissociated, or it is dissociated to very small extent such that it is not going to give the test of those ions, right? बहुत ही कम परसेंटेज में डिसोसिएट होते हैं, right? So in such complexes, complex ion is either completely stable, complex ion is either completely stable or feebly dissociated into solution, or feebly means to a very small extent, feebly dissociated into solution. For example, is a K3 FeCN whole 6, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। ये K4 एफिशिएंसी नहीं है, दिस K3 एफिशिएंसी। तो जब इसको पानी में डालेंगे तो पहले तो ये 3K प्लस एक्वस प्लस FeCN होल 6 3 माइनस एक्वस। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, this is very feebly dissociated into its constituent ion Fe3 plus aqueous plus 6Cn minus aqueous. So this is very feebly ionized.
This is very feebly ionized. मतलब will not give the test of iron and it will not give the test of Fe3 प्लस एंड Cn माइनस, इनका टेस्ट नहीं देगा, बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, मतलब आप ना के बराबर मान सकते हैं, राइट? क्लियर? हाँ सर। ओके, कॉपी कर लिया? और नेक्स्ट कैटेगरी इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स. इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स. नॉर्मल कॉम्प्लेक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो कंस्टिट्यूएंट आयन में अप्रिसिएबली डिसोसिएट हो जाता है सच दैट इट विल गिव द टेस्ट ऑफ दोज आयंस. कॉम्प्लेक्स आयन कंस्टिट्यूएंट आयन में अप्रिसिएबली डिसोसिएट हो जाता है so that it will give the test of those ions. So complexes in which complex ion is appreciably dissociated in aqueous solution such that it gives the test of those ions. It gives the test of those ions. Test of those ions. Okay. For example, let us say I have K2 CdCN होल 4. इसको आपका सोल्यूशन में डालें, जैसे पानी में डालेंगे तो ये 2K प्लस एक्वस प्लस CdCN होल 4 2 माइनस एक्वस. अब ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इट डिसोसिएटेड इनटू CD2 प्लस एक्वस प्लस 4CN minus aqueous to a appreciable amount. This is appreciably dissociated. Appreciably dissociated. इसे यहाँ पर मैं H2S गैस पास करता हूँ तो ये कैडमियम का टेस्ट दे देगा, CgS का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा. ये कैडमियम का टेस्ट होता है, H2S पास करने से CgS का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है. तो पॉइंट ओके, ये कॉपी कर लिया? So next classification is on the basis of kind of ligand present in the complex. सर आज आप क्लास कितने बजे तक लेंगे? Okay, maybe we will continue up to 3 o'clock. Is it okay? सर 2:30 तक ले पाएंगे? 2:30 तक? No problem. Okay. ओके On the basis of kind of ligand present in complex. Ligand present in complex. On the basis of kind of ligand present in complex. Okay. तो ligand क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, लेट अस से ये है
FeCN होल 6 2 माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेंट्रल आइटम होता है। इस सेंट्रल आइटम के साथ ये जो टर्मिनल ग्रुप है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो पॉइंट, तो बीच में आयरन एक सेंट्रल आइटम रहता है। ये जो टर्मिनल ग्रुप होते हैं दे आर कनेक्टेड टू सेंट्रल आइटम बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हम लोग इनको बोलते हैं लिगेंड। दे आर नोन एज लाइगेंड और लिगेंड। तो पॉइंट, okay. So on the basis of ligand they may be classified into two types. First one is homoleptic. होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स in which all the ligands are of same type. All the ligands are of same type. Are of same type. सारे के सारे लिगेंड एक ही टाइप के हैं। फॉर एग्जांपल, तो अभी तक हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं सब में एक ही टाइप के लिगेंड थे, तो सारे के सारे होमोलेप्टिक हैं। जैसे CrNH3 होल 6 3+, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। FeCN होल 6 3- होमोलेप्टिक हो गया, एक ही टाइप का लिगेंड है, राइट। और ऐसे होता है नेक्स्ट कैटेगरी हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक नेक्स्ट इज हेटेरोलेप्टिक, मतलब उसमें एक से ज्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस in which more than one type of ligands are present. More than one kind of ligands are present. For example, I have CO En whole twice Cl2 plus, and suppose I have Cr NH3 whole twice Cl2, right? So these are heteroleptic, correct? Got the point? हाँ सर। Okay. Another basis is on the basis of metal present in the complex. On the basis of central metal. On the basis of central metal. ओके, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, तो होता है होमोन्यूक्लियर, एक हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक ही टाइप का, या वी कैन से ओनली वन मेटल आयन, वन सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट। एंड पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं। वो एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ टाइप। यदि केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम है तो होमोन्यूक्लियर, ठीक है। एंड यदि एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम है तो पॉलीन्यूक्लियर, राइट। एंड यदि एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम है, दे मे बी ऑफ सेम टाइप और दे मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, राइट। सो होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन मेटल, कॉम्प्लेक्स इन विच, ये सेंट्रल मेटल की बात हो रही है, सिंपल वाले की नहीं, राइट। इन विच only one central metal atom is present.
तो अभी तक हम लोग जितने कॉम्प्लेक्स की बात किए हैं सब में केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम था। इन ऑल ऑफ देम ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम वाज देयर, Fe(CN) होल 6। देखो यहाँ पे एक ही है राइट, CuNH3 होल 4 SO4। यू कैन सी ओनली वन इज देयर एक्सेट्रा, केवल एक ही है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ वन टाइप, केवल एक ही होगा बस, ओनली वन वन एटम विल बी देयर और वन मोल विल बी देयर। ये तो सिंपल का क्या है, हमको इसको नहीं देखना है, सेंट्रल वाले को देखना है जो कॉम्प्लेक्स आयन का पार्ट होता है। नेक्स्ट इज पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इन विच more than one metal atoms are present, they may be same or of different types। complex in which more than one central metal atom are present, okay, they may be of same type or different type, they may be of same type or different types। got the point? For example, suppose I have NH3 whole 5 CrOH Cr NH3 होल 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl5, यहाँ पे देख सकते हैं दो सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं राइट। एंड इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड, जो दो सेंट्रल मेटल एटम को आपस में कंबाइन करता है उसको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। ये ब्रिज है राइट, ब्रिजिंग लिगेंड, करेक्ट। एंड दे में भी डिफरेंट ऑल्सो, यहाँ पे सेम सेंट्रल मेटल एटम है बट ये अलग भी हो सकते हैं। जैसे एक अलग वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, H2O होल 4 CO OH NH2 Cr NH3 होल 4 SO4 होल ट्वाइस। यहाँ पे देख सकते हैं ईंधन में क्रोमियम है एंड ये कोबाल्ट है। OH and NH2 are nothing but bridging ligand, right? बात समझ आ गई? हाँ सर। नेक्स्ट वी डिस्कस द टर्मिनोलॉजीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से देखेंगे K4 Fe, इसको इंटेंशनली मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ, CN6, ठीक। तो यहाँ पे जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर। एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल होता है
This is known as central metal atom. This is known as central metal atom, और हम लोग कभी कभी इसको आयन भी बोल देंगे, बिकॉज जनरली आयन के फॉर्म में रहता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, CMa और CMi। एंड ये जो पार्ट होता है मेटल को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज नोन एज लेगेंड, and this number is known as coordination number. Coordination number. क्लियर? तो एक बार इन टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं शॉर्ट में, यानी आपको पता चली गया क्या है वो, बट लेट मी डिफाइन आल्सो। So ionization sphere. First is ionization sphere. So what is ionization sphere? This is the ionizable part of the complex. Ionizable part of the complex. And it is present outside of square bracket. Present outside of square bracket. तो ये एक तो सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Okay, so this is nothing but non-ionizable part of any complex. Non-ionizable part of any complex salt. Okay, it is present inside square bracket. It is present inside square bracket. Okay, and third one is central metal atom or central metal ion. Central metal atom और आयन, इसको शॉर्ट में हम लोग CMa और CMi लिख देंगे। जनरली एटम ही बोलते हैं, बट आयन भी बोल सकते हैं, बिकॉज आयन के फॉर्म में ही रहता है वहां पे, राइट। तो एक्चुअली दिस इज अ मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम। मेटल प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और वी कैन से इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी है इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड CMa। ठीक है, दे आर नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं, जो कि लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। ओके, बिकॉज में पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। सो द सेंट्रल मेटल एटम शुड हैव द वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। So d block element they have vacant d orbital, and therefore
The central metal atom generally are d block metals. So they are normally d block elements. They are normally d block elements because of presence of vacant d orbital. Presence of vacant d orbital, right? Next one is ligand. So ligand is nothing much. It is a neutral molecule or ion. It may be neutral molecule. It may be cation also. It may be anion also, which can donate its lone pair of electron to central metal atom. So ligand is nothing much. It is a neutral molecule or ion जो कि अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर सकता है. So it is a neutral molecule or ion which may be cation or anion which can donate lone pair of electron to central metal atom, right? Okay, and next we discuss the coordination number. Coordination number. Cn. तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? It is the total number of base. Coordination number is a property of central metal atom. So first thing you should be aware. Coordination number is a property of central metal atom. And what is the coordination number? It is the total number of lone pair of electron accepted by the central metal atom. Central metal atom जितने total number of lone pair of electron को accept करता है, that is known as coordination number of the central metal atom. So the number of, or we can say the total number of lone pair of electrons. One second. Total number of lone pair of electron accepted by central metal atom. One second, Shovik. Okay, so what is coordination number? It is nothing but total number of lone pair of electron accepted by central metal atom. And many times what happens, जैसे कई बार क्या होता है, जो एक लाइगेंड होता है वो एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. तो ये जो नंबर होता है कि जैसे मैंने K4 एफिशिएंसी लिखा था, तो कई बार क्या होता है, दिस नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर. क्यों, क्या होता है, लेटेस्ट से एक लाइगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तब आपको अकॉर्डिंगली उसको कंसीडर करना पड़ेगा ना. ठीक है, तो ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कितने लाइगेंड हैं. ना यदि सारे लाइगेंड एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तब तो ये नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो जाएगा. लेकिन लेटेस्ट से कोई लाइगेंड एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, then this number does not represent the actual coordination number.
देन अकॉर्डिंगली आपको सारे का सम लेना पड़ेगा, राइट। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। So coordination number may vary from 2 to 8, but most commonly they are 4 or 6. It may vary from 4 to 6. Sorry, from 2 to 8, but most common are 4 and 6. So we will be discussing 4 and 6 only. 4 and 6. Okay. And then there is something called coordination polyhedra. There is something called coordination polyhedra. This is done. Coordination polyhedra. तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट द geometrical arrangement of ligand around the central metal atom in 3-dimensional space. तो सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में 3-dimensional स्पेस में ligand किस तरीके से अरेंज हैं, that is known as coordination polyhedra, right? Basically geometry we can say. Write down the spatial arrangement of ligand. The spatial arrangement of ligand in 3D space is known as coordination polyhedra. Is known as coordination polyhedra. तो जैसे सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तब तो क्या होगा? जैसे मेटल है लिगेंड N+, तब ये लीनियर ही हो सकता है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। आप लिगेंड को कैसे भी कनेक्ट करो, लीनियर बन जाएगा, राइट। सो लीनियर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तब ये ट्राइगोनल प्लेनर ही हो सकता है। अगर यहाँ पे लोन पे जैसा कुछ चांस है नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा, राइट। लेगेंड, सो इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ऑल्दो हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे तो हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी देखे थे, but there are 2 possibilities. One, it may be tetrahedral, or it may be square planar also. It may be tetrahedral, and second possibility it may be square planar also. Square planar. टेट्राहेड्रल आपको पता है कैसे दिखता है? ligand, and square planar like this. एक ही प्लेन में होंगे। ओके, एंड देन कोऑर्डिनेशन नंबर 5। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ML5 प्लस माइनस n। सो यहाँ पे भी 2 ज्योमेट्री पॉसिबल हैं। एक तो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और वन इज स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और नेक्स्ट वन इज स्क्वायर
pyramidal, square pyramidal. ओके, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको पता है कैसा होता है, इस तरीके से अरेंज हो जाता है। तीन एक प्लेन में होते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, एक आउट ऑफ प्लेन, एक बिलो द प्लेन। स्क्वायर पिरामिडल, चार लेगेंड एक प्लेन में होंगे, एक आउट ऑफ प्लेन होगा। तो इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, पिरामिड जिसका बेस स्क्वायर हो, राइट। एंड नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसमें ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होता है। ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसा दिखेगा, मेटल 4 लेगेंड इन प्लेन and 2 legend in the perpendicular plane, right. So these are various geometries which are possible and this is known as coordination polyhedra. Now next we are going to discuss very important thing, and that is types of ligand. So coordination compound में ligand is the most important thing. यदि आपको ligand के बारे में सारी information पता है, then it becomes very easy. then सारे question को solve करना बहुत ही easy हो जाता है. The only thing you have to know is the complete information about the ligand. ligand के ऊपर चार्ज क्या होगा, ligand का डेंसिटी कितना है, मतलब उसके ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसको डोनेट कर सकता है, ठीक है. सो इफ ऑल दीज थिंग्स यू नो, देन यू कैन वेरी इजीली डील विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड दैट इज लिटिल बिट डेटाबेस. आपको उसमें याद ही रखना पड़ता है कितना चार्ज है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. सो ऑल एंड फिर एक टर्म और आता है, वो वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसका स्पेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रेंथ क्या है. So if you know these three information about the ligand, then solving the question of coordination compound becomes very easy. इससे just you need to know some rule, बस हो जाता है आसानी से. तो सर ligands के बारे में सारे डेटा को अच्छे से याद करना होगा आपको. बेसिकली 3 डेटा, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, कितना होता है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, एंड उसका स्पेक्ट्रोकेमिकल स्ट्रेंथ, देयर इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें वो कहाँ पे लाई करता है. जैसे हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना मेटल्स का, इसी तरीके से इसका भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, तो उसमें वो कहाँ पे लाई करता है. तो इतनी चीजें आपको पता है, देन लाइफ बिकम्स वेरी स्मूथ एंड इजी. सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ेंगे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, on the basis of charge. So on the basis of charge, ligand may be neutral also, they may be positively charged and they may be negatively charged. तीनों टाइप के होते हैं. So negatively charged, ठीक है. तो ऐसे ligand जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके. So they carry negative charge. अब इन लाइगेंड का जब हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, हम लोग इसके बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. जब इन लाइगेंड का हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इनके नेम के एंड में सफिक्स ओ लग जाता है. जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो बन जाता है, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो बन जाता है, सल्फाइड है तो सल्फाइडो बन जाता है, सल्फेट है तो सल्फेटो बन जाता है. मतलब इन देयर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर द सफिक्स ओ इज एडेड, राइट. So their IUPAC names, end with suffix
ओ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा ना, एंड विद सफिक्स ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंबल लिखेंगे, उसका उसका नेम लिख लेंगे। तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। जैसे देखो N3 माइनस है, N3 माइनस को जानने में क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइडो, राइट। Cl माइनस क्लोराइडो, तो जब लाइगेंड की तरह यूज होगा तो क्लोराइडो बन जाएगा, नॉर्मली क्लोराइड। और टू टू माइनस पेरोक्साइड होता है, इसको बोल देंगे पेरोक्साइडो, 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 यस। सिमिलरली Br माइनस है, ये ब्रोमाइडो बन जाएगा। सिमिलरली जैसे है हमारा O2H माइनस, अब बोलोगे तो H2O में माइनस कहाँ से आ गया, ये है आपका पेरोक्साइड आयन है, उसमें मैंने H लगा दिया, तो पर हाइड्रोक्साइडो बन जाएगा ये, पर हाइड्रोक्साइडो। ऐसा है, देखो OO है और एक H लगा हुआ है, मैंने एक ही H निकाला, करेक्ट। तो जैसे पर हाइड्रोक्साइड था तो पर हम्म हाइड्रोक्साइडो बन गया, राइट। हम्म तो इस पर ध्यान रखना होगा। जैसे साइनाइड है Cn माइनस, जैसे Cn माइनस है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनाइड था तो साइनाइडो बन गया। H2 माइनस है, सल्फाइड था तो सल्फाइडो बन गया। O2 माइनस है, ऑक्साइड था तो ऑक्साइडो बन गया। NH माइनस है, NH माइनस को हम लोग NH माइनस NH2 माइनस है, NH2 माइनस को हम लोग अमाइड बोलते हैं, राइट। ये अमाइडो बन जाएगा। सिमिलरली OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं तो हाइड्रोक्साइडो बन जाएगा, राइट। करेक्ट। इस तरीके से हमारा जो भी नेगेटिव लिगेंड होंगे एंड में O लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल मतलब दे डोंट कैरी एनी चार्ज, ओके, दे डोंट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, और क्या होता है, इनका जो IUPAC नेम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, जो इनका कॉमन नेम था वही IUPAC नेम बन जाता है। सो दे हैव सेम नेम एट द, दे हैव सेम नेम एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नेम होता है वही इनका IUPAC नेम भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2O है, अब H2O को वाटर नहीं बोलेंगे हम लोग, H2O को एक्वा बोलते हैं, राइट, एक्वा बोलेंगे। जैसे NH3 है, इसको भी अमोनिया नहीं बोलना है, अमीन बोलना है, ओके। तो उनका न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नेम क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना। जैसे CO है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। NO है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है कि नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसिल। तो ये सब चीजें याद रखनी होगी ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CS, तो ये थायोकार्बोनिल हो जाएगा, जैसे ये कार्बोनिल, तो जब भी हम लोग O को S से हटाते हैं तो थायो बन जाता है वो, थायोकार्बोनिल, ओके। सिमिलर जैसे P4 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राफॉस्फोरस, केवल फास्फोरस बोलने के इसको हम टेट्राफॉस्फोरस बोलते हैं।
ठीक है। जैसे O2 है तो O2 को कई बार ऑक्साइड डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, ये न्यूट्रल होगा तो डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। सिमिलरली H8 है तो इसको हम लोग ओक्टा सल्फर बोलते हैं। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? O2 यूज होगा, NO यूज होगा, CO यूज होगा, NH3 यूज होगा एंड H2O यूज होगा। So these are going to be most commonly used. H2O and NH3 and CO इनका तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक्वा, अमीन एंड CO। और अमीन का स्पेलिंग याद रखना, एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन में अमीन की स्पेलिंग अलग अलग लिख रखी थी, एक में केवल एम था और एक में डबल एम था। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ऐसा भी कई बार सर मजाक कर, ऐसा भी होता है? आई एम टेलिंग, आया है ये। समटाइम वो लोग कुछ भी कर देते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लाइगेंड, सर इसके बाद छोड़ देंगे लास्ट दिस में? लास्ट है, दिस इज द लास्ट। ओके, थैंक यू। ठीक है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इनका आईपीएससी नोमेनक्लेचर में एंड में सफिक्स em लग जाता है। Their IUPAC name end with suffix em, IUPAC name end with suffix em। फॉर एग्जाम्पल जैसे NO प्लस है, देखो ये बहुत खतरनाक है, ये न्यूट्रल भी होता है और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट भी होता है। तो मॉलिक्यूल में वो न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है, इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, और ऐसे कर भी नहीं पाएंगे, आपको पता ही होना चाहिए। और हम लोग कुछ वहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के निकालते हैं। तो वहाँ पे नाइट्रोसिल था, ये बन जाएगा नाइट्रोसीलियम, नाइट्रोसिल था, नाइट्रोसीलियम बन जाएगा जी। जैसे NH2 NH3 प्लस है तो NH2 NH2 क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, करेक्ट। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।